बच्चे देश प्रदेश का भविष्य होते हैं और इसीलिए हमें देश प्रदेश के भविष्य की हमेशा चिंता रहती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। ASER मतलब एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर 2024 में जो आंकड़े राजस्थान को लेकर सामने आए हैं वो चिंता में डालने वाले हैं। दरअसल आपको इस बात को समझना होगा कि साक्षरता और शिक्षित होने में अंतर होता है। एजुकेशन सिस्टम को इसी अंतर को पाटने की दिशा में बढ़ना चाहिए, लेकिन असर 2024 की रिपोर्ट ये बताती है कि हम इस असर को पाटने में असफल हैं। मरुधरा के बच्चे, छोटे बच्चे जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो सामान्य गणित से भी जूझ रहे हैं। ऐसा समझिए कि मैथ्स उन्हें गुमसुम बना रही है। क्या इसका कारण हो सकता है? खेल मैदान कम हुए हैं, क्या इसका कारण हो सकता है? इसी को समझने की कोशिश करेंगे आज चर्चा में। और रिपोर्ट क्या कुछ कहती है वो ग्राफिक्स के जरिए आप लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर देखते रहेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र कटारा है, कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश मीणा है, अभिषेक जैन बिट्टू प्रदेश प्रवक्ता है संयुक्त अभिभावक संघ के, और भारत शर्मा जी शिक्षाविद हैं। मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं समाचार प्लस पर। कुछ ही देर में पीसीआर मुझे रमेश पुष्करना जी से भी जोड़ेगा, प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के। मैं शुरुआत बिट्टू आपसे करता हूं। क्या समझ में आता है इसमें असर 2024 को देखने के बाद कि मम्मी पापा जो हैं वो शिक्षा के स्यापा को सह रहे हैं, यही है ना? सबसे पहली बात तो मैं जो ये रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर इतना तो कह सकता हूँ कि आज राजस्थान सरकार प्रदेश के जितने भी सरकारी स्कूल है या कॉलेज है या कोई भी एजुकेशन संस्था है, उसको लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। अगर गंभीरता होती तो इस तरह के आंकड़े हम लोगों को देखने को नहीं मिलते। आज हम भले ही बेशक आज जो आंकड़ा आया है वो गणित के लेकर आया है, लेकिन मैं इतना जरूर दावे के साथ कह सकता हूं कि ये स्थिति केवल गणित की नहीं है। आज हिंदी के अंदर चले जाओ या संस्कृत के चले जाओ, संस्कृत के अंदर चले जाओ, अंग्रेजी माध्यम अंग्रेजी के अंदर चले जाओ, सभी विषयों के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर दयनीय स्थिति है, जहाँ पे बच्चों को पूरी तरह से व्यवस्था और बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकार जिस प्रकार की अनदेखी उन स्कूलों के ऊपर कर रही है, जहाँ पे गरीब जरूरतमंद असहाय वर्ग के बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जहां पर सरकार ने एक तरह से ये अपने आप को मान लिया है, ये मतलब तय कर लिया है कि प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों को, सरकारी शिक्षा को पूरी तरह से जड़ से खत्म करना। पेरेंट्स भी मॉनिटर नहीं कर रहे हैं अपने बच्चों को, पेरेंट्स भी मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप स्मार्टफोन या टैबलेट्स की तरफ अपने बच्चों को धकेलेंगे तो उनका एकाग्रता भी तो कम होगी। मैं समझने की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम बात किसकी कर रहे हैं? सरकारी स्कूलों के आंकड़े की बात कर रहे हैं, वो जो प्राइवेट स्कूलों की बात नहीं कर रहे। पर बच्चे के स्टैंडर्ड की भी बात करना जरूरी है बिट्टू। सबको पता है कि सरकारी स्कूलों के अंदर जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बच्चे, उनका स्टैंडर्ड क्या है, वो किस लेवल के लोग हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ा रहे हैं। वो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं जिनको खुद को ही नहीं पता कि शिक्षा क्या है, तो वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? नहीं, कोरोना के टाइम पर आपको भी याद होगा मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ी थी। उसका भी शायद कोई कारण मैं ये समझ पा रहा हूं कि अगर बच्चे सब स्टैंडर्ड हैं तो उसका एक रीजन स्कूल्स तो है ही है। आप उसको 80% वेटेज दे दीजिए, 20% पे हमें अपने आप को भी कटघरे में खड़ा करना होगा। अगर हम अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल, लैपटॉप जैसी चीजें दे रहे हैं तो उससे उनकी एकाग्रता तो कमजोर होगी ही होगी। आप इससे सहमत हैं या नहीं है? बिट्टू, आप ही से सवाल है मेरा। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जिस प्रकार से आज टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अभिभावकों ने जरूर अपने बच्चों को मोबाइल, लैपटॉप वगैरह सब चीज उपलब्ध करवाई है, लेकिन शिक्षा तो वो उपलब्ध करवा ही नहीं पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो लोग जो अभिभावक हैं वो इतने ज्यादा सक्षम नहीं है, शिक्षित नहीं है, जो वो ना तो खुद समझ पा रहे हैं ना बच्चों को समझा पा रहे हैं, तो वो कैसे शिक्षा देंगे अपने बच्चों को? यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है शासन की, प्रशासन की और व्यवस्था की। जब वो व्यवस्था ही उनको नहीं उपलब्ध होगी, भाई जब कोई भी बच्चा अगर स्कूल से कुछ सीख के जाएगा तो घर पे जाके प्रकाश मीणा जी, ये आंकड़े चिंताजनक हैं। चिंताजनक इसलिए भी हैं क्योंकि नस को कोई नहीं पकड़ रहा। गहलोत राज नहीं पकड़ पाया, भजनलाल राज में अभी परीक्षा चल रही है, देखना होगा कि वो पकड़ पाए हैं या नहीं पकड़ पाए हैं। देखिए स्वप्न जी, जो सरकार है भजनलाल सरकार, शिक्षा विभाग में जो उनके अभी 1 साल की जो अध्ययन हुआ है उस पर वो गंभीर नहीं है। सबसे पहली बात तो है कि शिक्षा विभाग में 1,25,081 पद अभी भी खाली हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पद वसुंधरा राजे का जब निर्वाचन क्षेत्र है 30%, उसके बाद भजनलाल। और ये कब से खाली है? 1 साल के अंदर 1 साल में इतने पद खाली हो गए? नहीं, अब आंकड़े आपको इस साल के पिछली सरकार भी तो यही आंकड़े को लेकर चल रही थी। कितनी भर्ती की थी? 1 साल से ज्यादा कार्यकाल हो गया। नहीं, 2 मिनट, कितनी भर्तियां की थी? 100 दिन की जो कार्य योजना थी उसमें यह था कि हम 100 दिन में
नई शिक्षा तबादला नीति बनाएंगे, सारी भर्तियां पूरी करेंगे। 1 साल से ज्यादा इनका कार्यकाल हो गया, 1 साल में आज भी इतनी भर्तियां, लेकिन इतने पद खाली होने का खामियाजा बच्चे भुगते हैं ना, आपके समय भी भुगते। चलिए मैं आपको 2 साल कोरोना का माफ कर देता हूँ। सरकार तो अब इनकी है ना भाई, कांग्रेस को कोसने से नहीं, पर ये गिरावट तो आपके समय में है ना कि बच्चे बेसिक मैथ्स नहीं कर पा रहे, सब्सट्रैक्शन नहीं कर पा रहे, डिवीजन नहीं कर पा रहे। हमारे समय में हमने इतना अच्छा शिक्षा में सुधार किया। महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल पहली बार गरीब बच्चों को, जिसमें बिना टीचरों के स्कूल खोले, सब स्टैंडर्ड टीचर्स थे। आपने देखो, 2 सेकंड प्रकाश जी, एक बात समझिए। 7 लाख बच्चे रजिस्टर्ड थे, बिल्कुल रजिस्टर्ड थे। वो वहां क्यों आए थे? 3737 महात्मा गांधी स्कूल। वो बच्चे क्यों आए थे? वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने आए थे। बिल्कुल पढ़ने आए थे। कितने स्पेशलिस्ट इंग्लिश टीचर्स थे हमारे पास? नहीं, हमारी टाइम इंग्लिश मीडियम स्कूलों का कितना लोगों का कितना अच्छा रुझान आया। लोगों का रुझान था, वो स्कूल बच्चों को क्या दे रहे थे? सवाल ये है। इंग्लिश शिक्षा दे रहे थे, उसी शिक्षा की बिना शिक्षकों के कैसी शिक्षा? नहीं, रजिस्ट्रेशन स्वप्न 7 लाख इसी हिंदी मीडियम स्कूलों के शिक्षकों को उठा करके अंग्रेजी माध्यम में लगा दिया। मेरी बात समझिएगा कि जब आपने वहां पर टीचर्स लेना चालू किए ना, तो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर 40% के आसपास है, तो अगर उसी एलिजिबिलिटी पे टीचर्स आएंगे तो बच्चों को कौन सा प्रगाढ़ पंडित बनाने वाले हैं? वो काम चलता हो तो ही बनाएंगे, वही तो ये सिस्टम बना रहा है, काम चलता हो। अरे स्वप्निल जी, स्टार्टिंग का जो फार्मूला था वो हमारा बहुत सक्सेसफुल हुआ। बाकी जो सरकार थी, आने वाली सरकार बीजेपी की, इसने उन इंग्लिश मीडियम स्कूलों की ये कहा कि हम समीक्षा करेंगे, शिक्षा मंत्री ने ये कहा। ठीक है, उसके बाद समीक्षा भी हो रही है। 1 साल में रजिस्ट्रेशन उनका घट के और 6.5 लाख के लगभग हो गया। उसके बाद 2500 शिक्षक इन्होंने विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो शिक्षक लगे, पर नामांकन तो ओवरऑल वैसे भी कम हुए हैं हर स्कूल में, अगर आप देख रहे हैं। राइट, कम हुए। पहले 1 करोड़ इनरोलमेंट थे, अब 80 लाख रह गए गवर्नमेंट स्कूल में, अब 80 लाख इनरोलमेंट हो गए। तो ये सब क्यों गिर रहा है? ग्राफ क्यों गिर रहा है? हमारी सरकार ठीक है, अब इनकी सरकार है, कंटिन्यू 1 साल से ज्यादा हो गया, फिर भी ग्राफ कंटिन्यू गिर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ खामियां हैं, तभी तो ग्राफ। रमेश पुष्करना जी, आपका भी स्वागत है समाचार प्लस पर। ये तो टीचर्स की एलिजिबिलिटी पर भी सवाल उठा रहा है ये आंकड़ा। अगर बच्चे 5th में आकर सिर्फ 22% स्टूडेंट ही डिवीजन कर पाए, तो ये तो बड़ी चिंतनीय स्थिति है। क्या लगता है आप कारण इस चिंताजनक आंकड़ों का आपको? 3 कारण है। पहला कारण है शिक्षक उपलब्ध नहीं होना। शिक्षक, ये जो अभी प्रकाश जी कह रहे थे, शिक्षक पहले से ही आज की तारीख में 1.25 लाख पद तो खाली पड़े हैं। 45,000 पद स्वीकृत कराने के लिए लाइन में वित्त विभाग के पास पड़े। लगभग आप देख लीजिए 1.5 लाख से ज्यादा पद तो खाली हैं। अब दूसरा, जो जहां ये इंग्लिश मीडियम की बात कर रहे थे, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में केवल इन्होंने भर्ती कर ये केवल खोल दिए, लेकिन वहां शिक्षक नहीं मिला। इन्होंने 7,000 की संविदा आधारित भर्ती की थी, वहां भी 3,500 अभी शेष बचे हैं, और इन्होंने ताबड़तोड़ में केवल इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए। लेकिन अब वहां पढ़ाएगा कौन? इसकी चिंता कौन करेगा? मुझे ये भी क्लैरिटी दें, जो इंग्लिश पढ़ाने वाले भी थे वो कौन सा बहुत प्रगाढ़ पंडित या डॉक्टरेट इन MA इंग्लिश आए थे? सर कोई भी नहीं आए थे, हिंदी मीडियम से, हिंदी मीडियम से कन्वर्ट किए थे बच्चों शिक्षकों। एक हकीकत और बता दूं, अभी भी जितने शिक्षक आना चाहते हैं वो केवल ट्रांसफर के लिए, मेरा वहां ट्रांसफर हो जाए और मैं वहां घर चला जाऊं, इसलिए आ रहे हैं। इनके इंग्लिश पढ़ाने में महारत हासिल हो, ऐसा नहीं है। और इनको विशेष तौर से इंग्लिश मीडियम के लिए भर्ती करनी चाहिए। वो अलग से उनका विज्ञापन हो, अलग से कैडर बने और उनकी सेवा शर्तें अलग से हो, जो अब तक नहीं हो पाई। केवल खोलना ही एक समाधान नहीं है, लेकिन बच्चों का भविष्य अंधकार करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन एक चीज मुझे बताइए पुष्करना जी, ये खेल मैदान कम होना ये मेरी समझ से परे है। मतलब असर की रिपोर्ट ये बता रही है कि स्पोर्ट्स ग्राउंड कम हो गए। आप तो स्कूलों को देखते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, 1% खेल मैदान कम हुए, ये तो कहीं जो जिसके नाम रजिस्ट्री थी वो तो खेल मैदान थे। खेल मैदान कम क्यों हुए, ये आश्चर्यचकित करने वाली। या तो खेल मैदान उन्होंने पहले फर्जी चढ़ाया था, तो बाद में वो कम हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है खेल मैदान कम हो जाए? खेल मैदान कम हो नहीं सकता। समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस तरह से इसका वैल्यूएशन हुआ है। लेकिन एक बात बताइए, जब तरीके इतने बदल रहे हैं शिक्षा के, क्या हम उसके साथ नहीं चल पा रहे हैं, इसलिए इस तरह के आंकड़े असर की रिपोर्ट में आ गए, या क्या हुआ? बिल्कुल, कहीं न कहीं इसमें तकनीकी कमी रही होगी कि जो चढ़ाया वो या तो वहां होगा नहीं या गलत रिपोर्ट होगी। बाकी खेल मैदान तो कम हो नहीं सकते, इसमें स्पष्ट है। ठीक है कटारा जी, एक गेस्ट के पास और जाऊंगा, फिर आपके पास आऊंगा। आज आपके पास बहुत सारा मैटर रहने वाला है नोट्स बनाने के लिए, आप तब तक मुस्कुराइए। भारत शर्मा जी, आपसे मैं ये बात पूछ रहा हूं कि
क्या लगता है आपको कि प्रेजेंट सिस्टम साक्षरता और शिक्षित होने के अंतर को पाटने में विफल क्यों हो रहा है? देखिए, नमस्कार सभी दर्शकों, मैं शिक्षाविद के रूप में हाजिर हूँ। ये शिक्षा विभाग बहुत बड़ा विभाग है, चाहे सरकार सामने देखिए किसी की भी रहे, अपने कांग्रेस की रहे या बीजेपी की रहे या और किसी की भी रहे, यहाँ पर प्राइमरी लेवल से लेकर के और जो बीच का लेवल एलिमेंट्री लेवल होता है उसके बाद सेकेंडरी तक पहुँचते पहुँचते इसको पीछे से देखना पड़ेगा कि अगर हम 1 से तीसरी तक की कक्षा के बच्चों को लेते हैं और 30 से 5 तक की लेते हैं, एक वहाँ टीचर होता है, वो वहाँ पर उसको 3 सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं, तो हर बच्चे के ऊपर। और दूसरी बात है, कक्षा के अंदर जो बच्चे होते हैं उनकी संख्या 50 से 70 के बीच में होती है, तो वो उसको गणित का बेसिक नॉलेज भी दे नहीं पाता है। तो तीसरी कक्षा का जो बच्चा होता है वो एक्चुअल में लिखना पढ़ना दूर की बात होती है। 5वीं से जब 6ठी में आता है बच्चा, तो उसको सही ढंग से अपने ग्रामीण इलाकों में मैंने देखा है, क्योंकि मैं तो इसमें 30 साल से इसी में रह रहा हूँ, तो वो उसको सही ढंग से पढ़ना भी नहीं आता है। और इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे अब जाकर के इसको सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हुआ है, जब हमारे प्राइमरी लेवल में 5वीं तक भी 2 टीचर आने लगे हैं। और गवर्नमेंट से मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि हर टीचर पर लेकिन गणित जो है उसको प्योर लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि उसमें 1+1 2 ही होगा। उसमें कोई घुमा के कोई चीज नहीं हो सकती। विज्ञान में कॉन्सेप्ट लगते हैं, वैसे ही कॉन्सेप्ट्स मैथ्स में भी लगते हैं। अगर मैथ्स का ये आंकड़ा हमारे पास आ रहा है तो विज्ञान में भी यही स्थिति होगी जी। लेकिन वहाँ गणित को लिया जाता है, विज्ञान का बहुत कम पार्ट है और दूसरा पार्ट दूसरा है, तो 3 ही सब्जेक्ट वहाँ पर तीसरी कक्षा तक आते हैं और 5वीं तक आते आते थोड़ा सा साइंस आता है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आता है। तो यहाँ पर हर बच्चे को जब 1, 2, 3 जो अंक सिखाए जाते हैं, वो पर्टिकुलर बच्चे उसको सीख पाने में असमर्थ महसूस करते हैं। इसका कारण कि यही है कि शिक्षक जो है उस पर हर बच्चे पर ध्यान दे नहीं पाता है। वो कक्षा में उसकी बहुत बड़ी संख्या और टीचर्स की वहाँ पर कमी होती है, और चाहे उसमें सरकार कोई सी भी हो, उनको पूरी तरह से प्रयास करना ही पड़ेगा। भारत जी, मैंने किसी फिल्म में सुना था कि एक स्टूडेंट उतना ही बुरा होता है जितना उसका टीचर। हाँ, ऐसा नहीं है कि टीचर बहुत अच्छा होगा और स्टूडेंट बुरा होगा। हाँ, नहीं, दोनों बराबर हैं। टीचर को तो बच्चा एक आदर्श के रूप में लेता है। उसके घर में मम्मी और पापा के अलावा टीचर ही होता है जो उसका भगवान होता है। टीचर ने यदि कोई बात कह दी, चाहे वो गलत ही हो, तो मम्मी पापा से वो झगड़ा भी कर लेगा कि मेरे टीचर ने कहा है। हाँ। तो शिक्षा के क्षेत्र में वो जो शिक्षक है वो बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। ठीक है कटारा जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए क्या हेडलाइंस दी है भजनलाल सरकार ने पिछले 1.25 साल में शिक्षा विभाग से। पहली हेडलाइंस जो शिक्षा विभाग ने दी थी वो ये दी थी कि साहब बुर्का नहीं चलेगा, नकाब नहीं चलेगा। दूसरी हेडलाइन दी कि साहब हम कॉलेजों में पेंट करवाएंगे ऑरेंज कलर के आसपास का, वो भी कंपनी के नाम के साथ कि इस कंपनी के इस नंबर वाला ही पेंट करवाना है और कोई सा नहीं करवाना है। फिर आपने हेडलाइन दी कि हम अंग्रेजी माध्यम स्कूल की समीक्षा करेंगे। बंद करेंगे सर, पहले तो समीक्षा करेंगे हेडलाइन बनी थी, बंद करने की बात फिर हुई कि हम इसको बंद करेंगे, और फिर हेडलाइन ये भी बनी कि 450 स्कूल जो कि महात्मा गांधी थे भी नहीं वो बंद हो गए। मैं कह रहा हूं इन सारे कदमों से ये आंकड़े नहीं बदलने वाले। भले ही ये आंकड़े 2024 तक के सेशन को बता रहे हो, लेकिन इन गतिविधियों से ये आंकड़े नहीं बदलते साहब। स्वप्निल जी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, बदलाव तो बदलाव करने से होता है। और इससे पहले आपको याद होगा कि आपने एक डिबेट कराई थी, डिबेट में कहा था क्या देश मोदी का इंतजार कर रहा था क्या? आपको याद होगा बिल्कुल। वो आपके एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई थी। और मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी ये बात कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बाकी में शिक्षा का ढांचा जिस प्रकार से बिगड़ा हुआ है, जिस प्रकार से व्यवस्थाएं हमको खराब मिली हैं, और आपने उस दिन डिबेट कराई थी, तो जब हमने मूल्यांकन के लिए समिति बनाई थी, जब शिक्षा अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए हम समिति बनाई थी, तो भी आपने डिबेट कराई थी। क्योंकि वास्तव में समग्र रूप से देखें तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं इतनी खराब हो चुकी हैं कि उस समय अखबारों में लगातार पढ़ने को मिलता था कांग्रेस काल में कि डस्टबिन और चौक की व्यवस्थाएं बच्चे अपने जेब से करा रहे हैं। पर ये तो हमने राज्य सरकार के वक्त भी हेडलाइंस बनाई है साहब, सिर्फ गहलोत सरकार क्यों? ये तो राज्य राज में भी बना। बिल्कुल, मैं इससे आ रहा हूं। अभी आप जो रिपोर्ट पढ़ रहे हो, इस रिपोर्टों का, स्वप्निल जी, जो आप रिपोर्ट पढ़ रहे हो, इस रिपोर्ट का अंदाजा हमको पहले से था, क्योंकि हम लगातार विपक्ष में रहते हुए देख रहे थे। इसी समस्याओं के समाधान के लिए हम लगातार वहां की समीक्षा कर रहे हैं। और हम आपकी समीक्षा रास्ता क्या बता? अब जैसे मान लो जो कक्षा शिक्षक अनुपात में गिरावट आई है, इसकी समीक्षा में आप क्या हासिल कर लोगे, कैसे सुधार लोगे, कि क्या क्या रास्ता है आपके पास? हाँ, तो उससे सुधरेगा नहीं, बेसिकली सुधरेगा। ये तो प्योर मैथ्स है। जवाब नहीं देना पड़ेगा ना। हाँ कटारा साहब जी, हाँ, जवाब सुन लीजिए।
इसमें मामला ऐसे था हाँ। कि इन्होंने स्कूल खोल दिया और इंग्लिश मीडियम भावाई लूटने के लिए इंग्लिश मीडियम खोल दिए। हाँ। इनके पास टीचर थे नहीं। हाँ। अब 2 टीचर स्कूल में लगाए तो जहां 10 टीचर जरूरत थी वहां 2 ही रह गए, क्योंकि 8 टीचर इन्होंने अलग अलग स्कूलों में भेज दिए हाँ। भावाई लूटने के लिए। हाँ। तो एक कहते हैं ना कि आदि साजी छोड़ आदि छोड़ साजी को भागे, साजी पावे ना आदि पावे, वही बात रह गई। नहीं तो एक बेसिकली कटारा भाई आप ये कह रहे हो कि आप लोगों ने जब एनालिसिस किया तो आपको ये पता चला, और अब आप ये कह रहे हो अगली जो रिपोर्ट आएगी उसमें ये आंकड़ा बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ जाएगा, बढ़ भी सकता है, खैर मैथ्स ही है। साहब ने, रमेश जी ने, भारत जी ने जो बात कही और आप जो बात कह रहे हैं वो एक ही बात है कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होने हैं, क्योंकि ये शिक्षा जो है हमें साक्षर लोग नहीं शिक्षित लोग तैयार करने, देश को शिक्षित तैयार करना है। ठीक है। और ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। जो 10 टीचर एक स्कूल में जरूरत थी, इन्होंने उनको बांट के एक टीचर 10 ठीक है। स्कूलों में कर दिया। ठीक है कटारा भाई, आवश्यकता ढांचा इन्होंने खराब कर दिया। ठीक है कटारा भाई, 2 मिनट में आपको रोक रहा हूँ। साक्षर नहीं बनाने, हमें शिक्षा देनी है। शिक्षित बनाने नहीं, पर शिक्षा का साक्षरता ही नहीं आएगी तो शिक्षित कैसे बनेंगे? साक्षरता तो एक शुरुआती स्टेज है। तो शुरुआती स्टेज आप ये बताओ, अगर कोई गणित नहीं कर पा रहा है, शुरुआती स्टेज का मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो अपना नाम लिख पा रहा है, 1 2 3 तो लिख पा रहा है, लेकिन 3 - 2 नहीं कर पा रहा है। यहीं पर शिक्षित होना जरूरी है। साक्षरता वही तो जोड़ता, शिक्षा तो तभी, शिक्षा का परिचय कब होगा? जब वो इस चीज को सीख जाएगा, जब वो साक्षर हो जाएगा, तभी तो अपनी शिक्षा का। अभिषेक जी, जो रिपोर्ट आप पढ़ेंगे, रिपोर्ट में आप देखिए ना, उसको नाम लिखना आता है, साक्षर है, लेकिन शिक्षित नहीं है, उसको भाग देना नहीं आ रहा, उसको जोड़ देना नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा। नहीं ठीक है, लेकिन एक पॉइंट है मेरा 2 मिनट कटारा भाई रोक रहा हूं आपको। बिट्टू मेरा एक पॉइंट है, मेरा पॉइंट यह है कि देखिए मैं भी कोई मैथ्स में बहुत ब्रिलियंट नहीं था, और मुझे याद है कि मैं किसी तरह से 100 में से 60 प्लस ले आता था और मैं उसी रेंज के आसपास रहा, जिसका मतलब ये नहीं है कि मैं मैथ्स में बहुत आउटस्टैंडिंग था। मैथ्स डिफिकल्ट होता है और कुछ लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन एक क्लास में 80% लोगों के लिए डिफिकल्ट हो जाए, इसका रीजन क्या होगा? सर सबसे पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आपसे भी और बीजेपी के प्रवक्ता जी से, कांग्रेस के प्रवक्ता जी से, सबसे जो जितने भी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबसे पहले हम लोगों को आपस में इस चीज को समझने की और सोचने की आवश्यकता है कि जो 3rd क्लास का बच्चा है, जो 5th क्लास का बच्चा है, जो 8th क्लास का बच्चा है, उसको कौन सी गणित समझाई जा रही है? सबसे पहली बात तो ये है, क्या गणित है? गणित है ना, लेकिन सबसे पहले हमें गणित या क्लासिफिकेशन, पहले शुरुआती स्टेज के अंदर बच्चों को प्लस करना सिखाना पड़ता है, माइनस करना सिखाना पड़ता है, जोड़ भाग करना सिखाना पड़ता है। हम वो चीज तो कर नहीं पा रहे, वो चीज तो हम बच्चों को दे ही नहीं पा रहे, ना तो वो स्कूलों में ले पा रहे हैं, ना शिक्षकों के द्वारा दी जा रही है, ना अभिभावकों के द्वारा हो रही है। तो सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है। पर क्या आप इस बात को समझ सकते हो कि छात्र शिक्षक अनुपात सुधर गया, मानकों पर खरा उतर गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? छात्र शिक्षक अनुपात इसका रीजन ये है कि पिछले विगत 10 साल का अगर हम आंकड़ा उठा के देखेंगे ना, तो 10 साल के आंकड़े में हर साल ऐसा कोई साल नहीं होगा जब सरकारी स्कूलों को बंद नहीं किया गया हो। जब सरकारी स्कूल बंद होंगे, जब सरकारी स्कूल बंद होंगे तो जो शिक्षक वहां से खाली हुआ है तो वो कहीं ना कहीं दूसरे स्कूल में शिफ्ट होगा, तो शिफ्ट होगा तो वो ऑटोमेटिकली अनुपात बढ़ेगा, तो उससे तो बेनिफिट ही मिलेगा ना, बेनिफिट मिलेगा। लेकिन तो मिलेगा अभिभावकों का पक्ष को हो रहा है भाई, मैं तो अभिभावकों का पक्ष रखूंगा, विद्यार्थियों का पक्ष रखूंगा। करेक्ट। कटारा भाई 2 मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। पुष्करना जी आप मुझे समझाइए, ये कक्षा शिक्षक अनुपात गिरा और छात्र शिक्षक अनुपात सुधर गया, इसका मीनिंग क्या निकाले हम? कक्षा शिक्षक का अनुपात गिरा है और छात्र शिक्षक का अनुपात दोनों में अंतर है। जो गिरा है ना, गिरने का मूल कारण देखो, शिक्षक का तो भर्ती नहीं हुई, भर्ती नहीं हुई तो अनुपात गिरना ही था। ठीक है, नहीं भर्ती करते तो अनुपात बढ़ता था। पर छात्र शिक्षक लेकिन इसमें कुछ नामांकन कम हो गए, जिसमें स्तर बढ़ा है वो भी बता देता हूँ, कुछ प्लस बताऊंगा, कुछ माइनस भी बताऊंगा। जी श्योर। कक्षा 2 में जो स्तर था, पार्ट बढ़ सकते हैं, वो 14% था 22 में और अभी 18.6। और जोड़ बाकी घटाव की बात कर रहे हैं, जोड़ बाकी घटाव 22 में 11.8 था और अभी वो 20% है, बढ़ा है। मैं सकारात्मक बात बता रहा हूँ, वो भी कक्षा 2 में जो 5 तक का जो पार्ट बढ़ सकते हैं वो 38% था, अभी 43.6% है। और बच्चे जो गुणा भाग करते हैं उसमें 13.3 था 22 में, जो 21.9 है। ये जो मैंने कुछ सकारात्मक बातें बताई। 8वीं में जो अधिगम स्तर की बात कर रहे हैं वो 71.6 था, अभी 69 है, 35 था, वो 33 है, यानी बढ़ा है। लेकिन अभी भी चिंताजनक स्थिति ये है भाई, ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है।
तो चिंताजनक स्थिति यह है कि अभी भी 95% बच्चों के पास पुस्तकें हैं, नहीं 5% के पास आज भी पुस्तकें नहीं है पढ़ने की। हाँ। ये चिंताजनक स्थिति सही है। है। इसके बाद गत वर्ष सरकार ने उपचारात्मक शिक्षण का कार्य कराया था कि जहाँ शिक्षक नहीं है वहाँ उपचारात्मक शिक्षण से टीचर लगाएंगे। इस साल वो टीचर नहीं लगाए और गत वर्ष के आधे पैसे ही दिए सरकार ने, वो पैसे भी बाकी पड़े हैं और उसके बाद वो पद भर जाते यदि उपचारात्मक शिक्षण ये लगा देते तो। अभी जो ये कहते हैं चाक डस्टर के पैसे देते हैं वो एसएफजी का ग्रांट अभी भी इस साल का 20% मिला है और मार्च आ गया है। अभी भी वो कब खर्च करेंगे वो टाइमली देना चाहिए। कैलेंडर नहीं बना अब तक, कौन कब क्या देगा ये कैलेंडर बनना चाहिए। कुछ अच्छी बातें बताइए, कुछ नेगेटिव बिंदु उनको भी नोट करें। जीडीपी का 6% खर्च करने की जहां तक बात आ रही है, जीडीपी का अभी भी हम 3% से नीचे जा रहे हैं और ये एक बार ये पद भर देते हैं तो ये अच्छी शिक्षण व्यवस्था भी होगी। और मैंने कुछ बिंदु बताए, सरकार को इस ओर ध्यान भी देना चाहिए। बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कटारा भाई ने सुना होगा, लेकिन उससे पहले प्रेम मीणा जी एक बार फिर मैं माफी जी का प्रकाश मीणा जी आपके पास आ रहा हूं। प्रकाश जी देखिए, संतोषजनक जब हम कहते हैं तो उसका मतलब है कि सेटिस्फेक्शन के आसपास है। आदमी को भूख तो 4 रोटी की थी, 2 मिली, आधा पेट भरा, पर वो उसमें संतुष्ट हो जाता है कि चलो कम से कम 2 तो मिली। यहाँ स्थिति यह है कि आधी रोटी भी नहीं मिल रही है और उसमें भी अगर मैं पिछले 25 साल का इतिहास उठाकर देखता हूं तो आप लोग बदलते रहे हैं, है ना। अभी भी खुले आकाश के नीचे कई जगहों पर आपको बच्चे पढ़ते हुए मिल जाएंगे, अभी भी जहां पर दीवारें गिरने का डर हो वैसे स्कूल मिल जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि ये नए ढांचे और नए नए एक्सपेरिमेंट्स की जगह पुराने को ही मजबूत करने पर अब तक ध्यान क्यों नहीं दिया? सरकारें आती जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं, पर हमारी सरकार ने भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया और गरीब तबके के लोगों को इंग्लिश मीडियम स्कूल देख लो, नए स्कूल देख लो, नई भर्तियां देख लो, हमने काफी हद तक बहुत कुछ सुधार करने की कोशिश की और सुधार भी हुआ। ऐसा नहीं कि सुधार नहीं हुआ। उसके बाद साल भर से इनकी गवर्नमेंट है, शिक्षक भर्ती अब भी आपके सामने 1.25 लाख का आंकड़ा तो क्लियर है, उसमें सबसे ज्यादा प्रकाश जी गलत कह रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा विरोध कर रहा हूँ। ठीक है, प्राथमिक शिक्षकों का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। विरोध शिक्षक समाज कर रहा है सर, अभिभावक भी करता है इस चीज का, और अभिभावक भी कर रहे हैं, जबकि आज तो सत्ता पक्ष के खिलाफ होना चाहिए। लोग अभी भी पुराने समय को कोसने को रेडी बैठे हैं, कुछ तो दर्द दिया होगा सर। इसका नहीं, देखो सरकारों में चलता रहता है। कारण मैं बता देता हूँ, कांग्रेस ने तो क्या करा, अपनी सत्ता के टाइम पे इन्होंने कब्र खोदने का काम किया और बीजेपी आज की तारीख में क्या कर रही है, उसको दफनाने का काम कर रही है। दोनों सेम काम कर रहे हैं, परिवर्तन कुछ भी नहीं है। कटारा भाई कुछ जोड़ना चाहेंगे आप? मतलब आपको माफी सिर्फ इसलिए है कि अभी तक राजी और गहलोत आपस में इंटरचेंज होते रहे, सिर्फ इसी बात की माफी है? आपका रिपोर्ट कार्ड 2 साल में बन जाना है तगड़ा वाला। स्वप्निल जी, आप अगले साल की रिपोर्ट देखेंगे और हमारी वाहवाही करेंगे, हमको प्रशंसनीय मानेंगे, क्योंकि जिस मूलचूल परिवर्तन के साथ हम जा रहे हैं, हम वास्तविकता जा रहे हैं, धरातल पे जा रहे हैं। हम रेशो भी सुधारेंगे, शिक्षा भी सुधारेंगे। भाई कटारा भाई, मुझे एक बात बताओ, अभी तक किसी भी पेपर में ये सुर्खियां न बनना या किसी भी चैनल में ये हेडलाइन नहीं आना कि इस बार शिक्षा विभाग में ये बड़ी घोषणा होने की संभावना है, ये अपने आप में चिंतनीय विषय है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप कोई सरप्राइज गिफ्ट की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आपकी सबसे बड़ी घोषणा ये हुई कि हमने समिति बनाई उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जो इस चीज को सबसे बड़ी घोषणा ये थी और लगातार काम को खत्म कर दिया। नवाचारों की आप लिस्ट देखेंगे तो हमारे पास कम से कम 20 नवाचारों की लिस्ट है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, है ना। आप जानना चाहें तो लगातार समय आपके चैनल पे इतना है नहीं। हमने विद्या समीक्षा केंद्र खोले, 1,23,00,000 लोगों को हमने सूर्य नमस्कार जोड़ा। सर उससे होगा क्या, तो ये तो बताओ। मैं सूर्य नमस्कार के खिलाफ नहीं हूं, मैं सूर्य नमस्कार का समर्थक हूं, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो सूर्य नमस्कार करके बच्चा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला बच्चा 3-2 नहीं कर पा रहा है। ये सोचने की जरूरत है। हम स्वास्थ्य से मानसिक स्तर सुधरता है और अच्छे से पढ़ता है। तो और मैं इसके साथ ही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप विश्वास रखिए, डबल इंजन की सरकार आमूलचूल परिवर्तन के साथ। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल भारत शर्मा जी। नरेंद्र जी से एक सवाल मेरा है, वो बहुत शॉर्ट में, मैं आपसे सिर्फ 2 लाइन का सवाल पूछूंगा। नरेंद्र जी, मुझे ये बता दीजिए, जब आप सत्ता में नहीं थे उस समय आप लोगों ने वादा किया था, पहले 100 दिन का नारा दिया था, फिर 1 साल का नारा दिया। सुन लीजिए, स्कूलों में कटारा भाई आप अपने 100 डेज के वादे से तो पिछड़ रहे हैं। मतलब आप नरेंद्र जी, मैं नरेंद्र जी के कमेंट से इस बात से सहमत हूं कि अपनी विफलता को स्वीकार कर रहे हैं। इन्होंने 1 साल में कोई काम नहीं किया शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। मिनिमम निकाल रहे हैं, ये अलग बात है। ठीक है, हम उसको पूरा करेंगे। कटारा जी 2 मिनट। भारत शर्मा जी, अंत में कहाँ चूक हो रही है?
तीसरी क्लास के बच्चे तक, 5वीं क्लास के बच्चे तक, या तो जो अभी प्रेजेंट मॉडल है, हमें जब तक भर्ती नहीं होती का मतलब ये नहीं है कि हम भविष्य खराब हो जाने दें। प्रेजेंट मॉडल में कहाँ मिस्टेक हो रही है? मिस्टेक तो ये है सर कि जो प्राइमरी लेवल हमारा है 5वीं तक का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक हो रही है अभी। और वहाँ पर जो टीचर हैं वो उनका ज़्यादातर ध्यान जो है इस बात पे होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का इतना दबाव रहता है, मैंने देखा है 30-32 साल कैरियर में, कि एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, उसको टाइमिंग मिल रहा है 5 घंटे का, और वो आधे से ज़्यादा टाइम तो अपना ऑफिस वर्क में लगा रहा है, और बच्चे को उसको पढ़ाने के लिए समय मिलता ही नहीं है। पोशार में समय चला जाता है, दूध पिला रहा है, बाकी के इतने काम गवर्नमेंट ने थोप रखे उसके ऊपर, टीचर के ऊपर। मैं एक टीचर की तरफ से बोल सकता हूँ, शिक्षाविद होने के नाते, कि उस टीचर को उस बच्चे के पास बैठ करके पढ़ाने का जो समय है वो बहुत कम मिल पा रहा है। तो मैं गवर्नमेंट से, जो भी गवर्नमेंट है, उनसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो टीचर जो है वो बच्चे के पास बैठे, उसे वास्तविक गणित का जो ध्यान देना चाहिए, गणित कैसे पढ़ाना चाहिए, वो उसको कोशिश करता है, टीचर करता है, लेकिन कर नहीं पाता है। जब तक वो डाक बनाता है तब उसकी शाम को 4 बज जाती है, उसको घर जाने का समय हो जाता है, और बच्चा ऐसे कैसे कोरा अपने घर में चला जाता है। और ये साल भर की प्रक्रियाएं हैं, बच्चा बहुत कम सीख पाता है, जबकि बच्चे में क्वालिटी होती है कि वो बहुत कुछ सीख सकता है, लेकिन उसको टीचर जो है समय दे पाने में असमर्थ महसूस करता है। ये गवर्नमेंट की, सभी गवर्नमेंट से कटारा भाई लास्ट में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस बजट भरत में जी हमें की बात का घोषणाएं हैं। समर्थन कर रहा हूं मैं। हाँ। भरत, पढ़ाने का समय नहीं मिला, हमने एक आंदोलन चलाया था, बच्चे को पढ़ाने दो। जी सर। गैर शैक्षणिक कार्य इतने दे दिए हमको कि हम उससे परेशान है, लेकिन कोई भी सरकार सुनना कटारा नहीं भाई, ऐसा है चाहती। कि शिक्षा के लिहाज से भी अब आपके बजट की तरफ हम सबकी निगाहें हैं, और हम बजट की स्क्रूटनी या एनालिसिस या क्रिटिसिज्म एजुकेशन फील्ड के हिसाब से भी करेंगे, खासकर इस असर 2024 का कितना असर पड़ता है आपकी बजट घोषणाओं में, उसको जरूर देखूंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद।